हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो ईवीएस का मैंने कुछ सिलेबस छोड़ दिया था और उसके लिए मैं आप लोगों को सॉरी भी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैं काफ़ी दिन से वीडियोज़ नहीं बना रही थी। तो हाँ, लेकिन अब जो एग्ज़ाम हुए थे 29 और 30 को शायद हुए थे, तो उसमें ईवीएस में जो प्राइजेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे और उनसे जो भी उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो हम आने वाले 2-3 दिन में मैं आप लोगों का इस तरह से अच्छे से रिवीजन करवाऊंगी कि आप लोगों के ईवीएस के मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो पुरस्कार आता है वो आता है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और क्लियर कर देती हूँ, जो भी लोग सीईटी मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम जून जुलाई में बोल रहे हैं कि हो जाएगा, तो उसके लिए भी ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप लोगों के जो भी फ्रेंड्स हों उन लोगों के साथ आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार है उसकी शुरुआत 1989 से हुई है। इसको कौन प्रोवाइड करता है? गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन इसको प्रोवाइड करता है, जो कहाँ की संस्था है? सैन फ्रांसिस्को की संस्था है। इस पुरस्कार को ग्रीन नोबल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ग्रीन नोबल प्राइज़ किसे कहते हैं? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को कहते हैं। ये किन किन भारतीयों को मिल चुका है ये हमें याद रखना है। मेधा पाटेकर को, MC मेहता को, चंपा देवी शुक्ला, रमेश अग्रवाल एंड प्रफुल्ल सामंता को ये मिल चुका है। तो आप लोगों को इनके नाम भी याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारा पुरस्कार आ जाता है टाइलर पुरस्कार। जो टाइलर पुरस्कार है 1973 से शुरू हुआ है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है, विश्व का सबसे पुराना पुरस्कार है और पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी टाइलर पुरस्कार को कहा जाता है। जो वर्ल्ड वाइड फंड है उसके जो चेयरमैन हैं पवन सुखदेवा, उनको ये 2020 में मिला था। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। फ्रेंड्स, अब ज़्यादा डिटेल में जाने का टाइम तो नहीं है, लेकिन आप लोग इनको एक बार सरसरी नज़र से देख लीजिएगा, क्योंकि प्राइजेज़ का जो पीछे जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके अंदर क्वेश्चन बने हैं, तो आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट प्राइज आता है यंग चैम्पियन ऑफ द अर्थ। यंग चैम्पियन ऑफ द अर्थ जो है वो 2017 से शुरू हुआ। इसके द्वारा दिया जाता है, UNEP के द्वारा दिया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। यंग चैम्पियंस ऑफ द अर्थ जो पुरस्कार है UNEP के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के अंदर टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। 2020 में विद्युत मोहन जी को मिला है। 2020 में किसको मिला है? विद्युत मोहन जी को। नेक्स्ट आता है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। जो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार है 2001 से शुरू हुआ था, लेकिन उस टाइम पर ये राजस्थान और जो MP है उनके जो राज्य लेवल होता है उसके अंदर ही दिया जाता था, वहीं सरकारें इसके अंदर कंट्रीब्यूट करती थी। लेकिन 2013 में अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार को राष्ट्रीय पुरस्कार घोषित कर दिया गया। इसकी जो राशि होती है 1 लाख रुपए नगद प्रदान किया जाता है और वन्य जीव सुरक्षा के लिए अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, जो आ जाता है हमारे पास राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 20 अगस्त से स्टार्ट हुए थे, प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। 20 अगस्त को दिया जाता है, ठीक है ना। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 20 अगस्त को दिया जाता है, हर साल दिया जाता है। इसके अंदर भी 1 लाख की राशि प्रोवाइड की जाती है। जो मेदिनी पुरस्कार है वो 2008 से शुरू हुआ है, फिर उसके बाद बंद हो गया था, लेकिन 2018 से दोबारा से स्टार्ट हुआ है। ये क्यों दिया जाता है कि हिंदी भाषा के अंदर कोई भी लेखक पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के बारे में कोई भी लेख लिखता है, कोई भी आर्टिकल लिखता है, तो जो बेस्ट आर्टिकल होता है उसको दिया जाता है मेदिनी पुरस्कार, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास आ जाता है 2022 का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। तो जो 2022 का चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड है वो किसको मिला है? डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला है। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। 2022 का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला है। इसको कौन देता है? UNEP देता है। कब से शुरू हुआ था? 2005 में शुरू हुआ था, ठीक है। ये UN जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका सर्वोच्च पुरस्कार इसको कहा जाता है और 2018 में ये मोदी जी को भी मिल चुका है, ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। जो डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन है उनको किसके लिए दिया गया है? हरगिला आर्मी के लिए दिया गया है, ठीक है। ये जो सारस जो पक्षी होता है उसके लिए काम करते हैं, ओके। नेक्स्ट आ जाता है सुल्तान कबूज प्राइज़ फॉर एनवायरनमेंट। जो सुल्तान कबूज प्राइज़ फॉर एनवायरनमेंट है वो 2 साल में एक बार दिया जाता है, ठीक है। 2019 में अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट बेंगलुरु को ये प्राइज़ मिला था, ठीक है। यूनेस्को एंड ओमान सुल्तान कबूज बिन सईद द्वारा ये प्रदान किया जाता है। बस इसके बारे में आपको इतना ही याद रखना है।
नेक्स्ट आता है रामसर वेटलैंड कंजर्वेशन अवार्ड। जो रामसर वेटलैंड कंजर्वेशन अवार्ड है वो कब से शुरू हुआ, 1996 से शुरू हुआ है। 2022 में स्विट्जरलैंड जिनेवा में जो रामसर जो वेटलैंड कंजर्वेशन की जो मीटिंग थी वो आयोजित हुई, और उसमें जापान के मास्टर मसायुकी कुरेची एंड पेरू की मिस कार्ला जिमेना गिराल्डो माल्का को ये पुरस्कार दिया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, जो रामसर वेटलैंड कंजर्वेशन अवार्ड है वो 2022 में जापान के मास्टर मसायुकी कुरेची एंड पेरू की मिस कार्ला जिमेना गिराल्डो माल्का को मिला है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा द जे पॉल गेटी अवार्ड फॉर कंजर्वेशन लीडरशिप। ये सिर्फ आपको याद रखना है, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ये अवार्ड किस में दिया जाता है, तो पर्यावरण के लिए ही दिया जाता है। द जे पॉल गेटी अवार्ड फॉर कंजर्वेशन लीडरशिप WWF द्वारा ये दिया जाता है। गिलिंका वर्ल्ड सोशल प्राइज़ 2016 में संयुक्त राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा शुरुआत की गई थी, और 2022 में किसको मिला है, डॉक्टर अशोक कुमार पात्रा को मिला है। जो गिलिंका वर्ल्ड सोशल प्राइज़ है, गिलिंका वर्ल्ड सोयल प्राइज़, सोशल नहीं फ्रेंड्स, सोयल प्राइज़, जो गिलिंका वर्ल्ड सोयल प्राइज़ है उसकी 2016 में जो FAO है हमारा खाद्य एवं कृषि संगठन, उसके द्वारा शुरुआत की गई है, और 2022 में पूछा जा सकता है किसको मिला था, डॉक्टर अशोक कुमार पात्रा को मिला था। नेक्स्ट आता है UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड। UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2011 से शुरू किए गए हैं। 2020 में भारत के ग्लोबल हिमालयन को प्राप्त हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र अवार्ड। जो इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र अवार्ड है ये भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। पिछले एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और ये क्यों दिया जाता है, वनीकरण को बढ़ावा देने के लिए जाता है। जो बंजर भूमि होती है उसके अंदर पेड़ पौधे लगाए जाए, उसका वनीकरण किया जाए, इसलिए इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र अवार्ड दिया जाता है, और इसके अंदर 2,50,000 की राशि दी जाती है। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार 1987 से शुरू हुआ है। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार 1987 से शुरू हुआ है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। 5 लाख की राशि सालाना दी जाती है। नेक्स्ट आ जाता है अर्थशॉट प्राइज़। फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। अर्थशॉट प्राइज़ ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज, प्रिंस विलियम एंड रॉयल फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2020 में शुरुआत की गई है अर्थशॉट प्राइज़ की। ठीक है, ये किस दिशा में दिया जाता है कि जो UN ने जो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़े हैं उनकी दिशा में जो अग्रसर जो हमारे वो क्या बोलते हैं उनको संस्था हैं, तो उनके लिए दिया जाता है, जिसके अंदर 5 लक्ष्य रखे गए हैं। प्रकृति का संरक्षण व उद्धार, स्वच्छ वायु, महासागरों का पुनः उद्धार, अपशिष्ट मुक्त जीवन एंड क्लाइमेट एक्शन। ये जो 5 लक्ष्य हैं इनके अंदर जो अच्छा काम करता है। तो नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स कि ये UN के द्वारा दिया जाता है। जो SDG की दिशा में अग्रसर हैं वहाँ पे अर्थशॉट प्राइज़ दिया जाता है। ठीक है, भारत के स्टार्टअप ख्याति को मिला है। ये किसको मिला है, अब तक भारत का जो स्टार्टअप है ख्याति उसको ये प्राइज़ मिल चुका है, ये भी आपको याद रखना है। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड। जो लैंड फॉर लाइफ अवार्ड है ये UNCCD द्वारा प्रदत्त किया जाता है, दिया जाता है, प्रदान किया जाता है। ठीक है, चांगवान पहल के तहत शुरुआत की गई लैंड फॉर लाइफ अवार्ड की रिपब्लिक ऑफ कोरिया में भूमि संरक्षण के लिए दिया जाता है। 2021 में राजस्थान के क्लाइमेट एक्टिविस्ट श्याम सुंदर जियानी को ये दिया गया है। क्यों दिया गया है, पारिवारिक वानिकी के लिए, यानी जो पारिवारिक वानिकी है एक परिवार एक पौधा, इस क्षेत्र में काम करने के लिए श्याम सुंदर जियानी को 2021 का जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट है उनको ये पुरस्कार मिला है। फ्रेंड्स, इन चीज़ों को आप लोगों को अच्छे से रट जाना है, यहाँ से एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। अब देखते हैं TX2 अवार्ड। जो TX2 अवार्ड है ये 2010 से रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के दौरान टाइगर समिट के दौरान इनकी घोषणा की गई थी। ये टाइगर की संख्या को दोगुना करने के लिए है। UNDP, IUCN, ग्लोबल टाइगर फंड, कंजर्वेशन, एशियाई टाइगर स्टैंडर्ड, लोइन शेर जैसे वैश्विक संगठन है उनके द्वारा ये आयोजित किया जाता है। ये 2 कैटेगरी में दिया जाता है। जो कैटेगरी 1 है वो क्या करती है, बाघों की संख्या को इंक्रीज करती है। भारत के पीलीभीत बाघ, सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य एंड नेपाल के बड़दिया को मिल चुका है। याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो TX2 अवार्ड जो कैटेगरी नंबर 1 का अवार्ड है बाघों की संख्या को बढ़ाना, वो किसको मिल सका है, भारत के पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य और सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य को मिल चुका है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड। ये कैटेगरी नंबर 2 का अवार्ड है। इसमें बाघों की संख्याओं की निगरानी अब तक भारत एंड भूटान के ट्रांस बाउंड्री मानस संरक्षित क्षेत्र तथा भारत और नेपाल के बीच स्थित खता वन संरक्षित क्षेत्र को ये प्राप्त हो चुका है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इक्वेटर प्राइज़। जो इक्वेटर प्राइज़ है ये UNDP द्वारा शुरू किया गया, हर 2 साल में दिया जाता है। जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए अब आपसे पूछा जा सकता है कि इक्वेटर प्राइज़ किस फील्ड में दिया जाता है, जैव विविधता संरक्षण के लिए दिया जाता है। इसका प्रयोग करके गरीबी को कम करना। ठीक है,
2021 में अधिमली प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड को मिला है, और उसी साल 2021 में ही ये स्नेहा कुंज ट्रस्ट को भी मिला है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है फ्रेंड्स, तो ये हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइज़ थे जो हमने देख ली हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ फैक्चुअल चीज़ें बताऊंगी जो आपसे सीधी एग्जाम में पूछी जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, और ये मैं आप लोगों की 2-3 दिन तक ये इसी तरह से क्लासेस लेने वाली हूँ, और यहाँ से आप लोगों को 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। टीजीटी की बात कर रही हूँ, बाकी सीईटी मेंस में भी हम आगे और काम करेंगे। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, भारत की राष्ट्रीय वन नीति, जो भारत की राष्ट्रीय वन नीति है 1988 में आई थी, आपसे पूछा जा सकता है। और इसके अकॉर्डिंग कितने % वन क्षेत्र होना चाहिए? 33% वन क्षेत्र जरूर होना चाहिए। अब कुछ अधिनियम है, ये आपको याद रखने हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन संरक्षण 1980, वन संरक्षण 1980, और 1980 में ही वन संरक्षण अधिनियम के तहत पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई। नेक्स्ट 1985 में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का गठन किया गया। 1985 में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का गठन किया गया, जिसके वर्तमान में मंत्री भूपेंद्र यादव जी हैं। नेक्स्ट 1986 में ध्यान रखना है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986 में आया। 1974 में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम आया, 1974 में। 1981 में वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया। तो ये कुछ अधिनियम थे, आप लोगों को रट्टा मार लेना है इनको, एग्जाम में जरूर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड, जो भारतीय वन सर्वेक्षण जो रिपोर्ट आती है उसके बारे में भी कुछ फैक्चुअल डाटा है जो आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारतीय वन सर्वेक्षण FSI की फुल फॉर्म पूछ सकता है, भारतीय वन सर्वेक्षण। ये अपनी रिपोर्ट द्विवार्षिक जारी करता है। 13 जनवरी 2022 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जो कौन है? हमारे श्री भूपेंद्र सिंह यादव जी हैं, जिन्होंने 13 जनवरी 2022 को ये रिपोर्ट प्रकाशित की, जारी करवाई। ठीक है, और इस रिपोर्ट का क्या नाम है? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 ISFR के नाम से जारी की जाती है। तो आप लोगों से ISFR की भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। इसके अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा, इसके अकॉर्डिंग जो कुल वन है वो कितने हैं? 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो कितने हैं? 21.71%। याद रखिएगा 21.71%। जो 2019 में कितने थे? 21.67%। ठीक है, वन प्लस वृक्ष को अगर मिला दिया जाता है तो टोटल बन जाते हैं 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। जो परसेंटेज में अगर पूछा जाए तो कितनी है? 24.62%। ओके, पहली बार ये रिपोर्ट 1987 में जारी की गई थी। 2022 में ये 17वीं रिपोर्ट जारी की गई है। अब देखिए फ्रेंड्स, वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्शाने वाले राज्य, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है वो राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक एंड झारखंड। यहाँ पर वनों में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान एंड निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। याद रखिएगा, यहाँ पर हमारे देश के 75% से अधिक वन इन्हें सिर्फ 5 स्टेट्स एंड यूटीज़ में है। लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय। ओके, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, जो कुल % के रूप में वन आवरण में जो टॉप 5 हैं वो कौन कौन से हैं? जहाँ पर कुल प्रतिशत के रूप में, एरिया वाइज नहीं पूछ रहा है, कुल प्रतिशत में, तो कुल प्रतिशत में सबसे ज़्यादा मिजोरम में है, याद रखना है। दूसरा नंबर अरुणाचल प्रदेश का है। ज़्यादा याद नहीं रख पाए तो मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश को तो ज़रूर याद रखिएगा। ओके, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो वन क्षेत्रफल है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट नंबर हमारा अरुणाचल प्रदेश का आता है। जो वन आवरण में जो कमी हुई है पहले के कंपेयर में, यानी 2019 से 2021 की जो रिपोर्ट है उसके बीच में वन आवरण में जो कमी हुई है, सबसे ज़्यादा कमी कहाँ हुई है? अरुणाचल प्रदेश में हुई है, मेघालय में हुई है, मिजोरम एंड नागालैंड में हुई है। अब हमारे पास जो वन आ जाते हैं उनकी कैटेगरीज आ जाती है, आरक्षित वन, संरक्षित वन, असुरक्षित वन। जो आरक्षित वन है वो 53% एरिया पर है, संरक्षित वन 29% एरिया पर है, और असुरक्षित वन 18% पर है। जो आरक्षित वन है उन पर सरकार की निगरानी होती है, वहाँ पर नो एंट्री होती है। संरक्षित वनों पर स्थानीय लोगों को अनुमति होती है, वो भी भारत सरकार के अधीन होते हैं, लेकिन स्थानीय लोग उनमें आ जा सकते हैं, बगैर हानि पहुंचाए वहाँ से उत्पाद ले सकते हैं। जबकि जो असुरक्षित वन होते हैं वो बिल्कुल प्रतिबंधित होते हैं, वहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का आना जाने पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। तो ये चारों दिवस आपको याद कर लेने हैं। 21 मार्च विश्व वन दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस,
23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक है फ्रेंड्स, याद रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को फटाफट से कर लीजिएगा। गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए किस शहर में गीद जीन बैंक, जो गीद जीन बैंक है वो कहाँ पर शुरू किया गया है? बेंगलुरु, मैसूर, गुवाहाटी, नैनीताल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? मैसूर। जो गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति हैं उनके लिए जो गीद जीन बैंक है वो मैसूर में स्थापित किया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, हाल ही में किस देश में भयंकर धूल भरी आंधी चली है? तो जो भयंकर धूल भरी आंधी है आप लोगों ने देखा होगा कहाँ चली है? इराक में चली है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, भारत ने किस राज्य में दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से चीतों को छोड़ने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो चीतों के जो छोड़ने के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं वो कहाँ पे किए गए हैं? मध्य प्रदेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में सुर्खियों में रही एटालिन जल विद्युत परियोजना को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा अरुणाचल प्रदेश। फ्रेंड्स, ये करंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों के लिए डाले हैं, शायद एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो वाल्मीकि जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर है? बिहार में है। नेक्स्ट आ जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली बोरामी कहाँ पाई गई? जो मीठे पानी की सबसे बड़ी मछली है बोरामी वो कहाँ पाई गई है? कंबोडिया में पाई गई है। IUCN ने लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची में तितली को किस प्रजाति को सूचीबद्ध किया है? तो किस तितली की? मोनार्क तितली को सूचीबद्ध किया है। किस वैश्विक संघ ने मानव अधिकार के रूप में स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण के अधिकार को मान्यता दी है? तो इसका सही आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र संघ ने। नेक्स्ट आता है, हाल ही में खबरों में रहा गिंडी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो गिंडी राष्ट्रीय उद्यान आप सभी लोग जानते हैं तमिलनाडु में है। किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार किंग कोबरा की उपस्थिति की पुष्टि की गई है? तो किंग कोबरा कहाँ पे मिला है? छत्तीसगढ़ में पहली बार इसकी पुष्टि हुई है। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा सेशन था जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा, आप लोगों के साथ शेयर किया। और हाँ, इसी तरह से आगे आने वाले 2-3 दिन में मैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँगी EVS से रिलेटेड। तो आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, एक बात और बोलना चाहूँगी, आप लोग PDF के लिए बोलेंगे तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने PDF का जो मेरा जो क्या बोलते हैं उसको, PDF का जो ले रखा था एक्सेस, तो वो लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर मैं इस PDF को डाल दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।